हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ज्योमेट्री नोड की हेल्प से इस तरीके के ब्लड फ्लो एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके पीछे का लॉजिक समझेंगे, एक पॉइंट डेटा को किसी कर्व लाइन के ऊपर कैसे ट्रेवल करवा सकते हैं। उसके बाद इसी सेम लॉजिक का यूज करके हम अपना ब्लड फ्लो एनिमेशन क्रिएट करेंगे। गाइस, अगर आप बिगिनर हो, आपको ज्योमेट्री नोड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आपको हर नोड को बिल्कुल आसान भाषा में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो प्रीवियस एनिमेशन मैंने क्रिएट किया था उसको डिलीट कर लेता हूं। उसके बाद मैं अपना ज्योमेट्री पैनल ओपन कर लेता हूं। अब आपको उस कर्व लाइन को सिलेक्ट करना है जिसपे आप अपना इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हो। कर्व लाइन को सिलेक्ट करके न्यू बटन पे क्लिक करना है, जिससे कि ज्योमेट्री नोड एक्टिवेट हो सके। गाइस, अब ये व्यू पोर्ट में एक मॉडल देख पा रहे हो, इसको अभी इग्नोर करना, हम इसे लास्ट में यूज करेंगे। ये हमारा ब्लड का मॉडल है। सबसे पहले हम अपना लॉजिक क्रिएट कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम उस अपने पॉइंट डेटा से इसको रिप्लेस कर देंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट ए करके पॉइंट नोड को ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं पॉइंट सॉकेट को ज्योमेट्री नोड के आउटपुट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारा जो इनपुट का सॉकेट है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और जब मैं इनपुट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पॉइंट का सॉकेट डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो हमारा आउटपुट है उसमें हम डायरेक्ट मल्टीपल सॉकेट को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीपल नोड के सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए हमें एक और नोड की जरूरत होगी, जिसका नाम है ज्वाइन ज्योमेट्री। तो सबसे पहले मैं ज्वाइन ज्योमेट्री नोड ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आउटपुट से कनेक्ट कर देता हूँ और फिर इनपुट और पॉइंट नोड को इससे कनेक्ट कर देता हूं। अब आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी से ये कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि जो पॉइंट है उसको हम कर्व के ऊपर कैसे ट्रेवल करवा सकते हैं। तो अगर हमें किसी तरीके से जो कर्व लाइन है उसके हर एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मिल जाए, तो हम आसानी से उस पोजीशन वेक्टर को इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से कनेक्ट कर देंगे। तो जो हमारा पॉइंट है वो आसानी से कर्व लाइन के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ग्रुप इनपुट नोड है, इसके अंदर कोई ऐसा पोजीशन वेक्टर ऑप्शन नहीं है जिससे कि हम अपना पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को इससे कनेक्ट कर सके। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक और नोड को ऐड करना होगा, जिसका नाम है सैंपल कर्व। तो मैं शिफ्ट ए करके सैंपल कर्व नोड ऐड कर लेता हूं। इस नोड को आप ऐसे समझो, ये एक इंजीनियर है और जैसे ही हम अपने कर्व डेटा को इसके कर्व सॉकेट से कनेक्ट करेंगे, तो उसको मेजर करके हमें आउटपुट में उसका पोजीशन, टेंजेंट, नॉर्मल और वैल्यू आउटपुट में हमें दे देगा। तो सबसे पहले मैं अपने इनपुट डेटा को इसके कर्व सॉकेट से कनेक्ट कर लेता हूं। अब हमारे पास जो हमारी कर्व लाइन है उसके हर एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हमारे पास है। तो मैं पोजीशन वेक्टर से पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को कनेक्ट कर देता हूं। अब आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने पोजीशन से पोजीशन को कनेक्ट किया, हमारा जो पॉइंट था वो मूव होके हमारी जो कर्व लाइन थी उसकी स्टार्टिंग में चला आया। इसका मतलब ये प्रॉपर काम कर रहा है। इसको टेस्ट करने के लिए आप देख सकते हो सैंपल कर्व नोड के अंदर एक फैक्टर ऑप्शन है। इसकी वैल्यू में जैसे जैसे 1 की तरफ बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे हमारा जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर ट्रेवल कर रहा है। गाइस, जो फैक्टर ऑप्शन है वो 0 से 1 तक काम करता है। अगर आप 0 करते हो तो आपकी जो कर्व लाइन है वो चाहे कितनी भी बड़ी लाइन हो, जो आपका पॉइंट है वो कर्व लाइन के स्टार्टिंग में ही रहेगा। और जब आप फैक्टर की वैल्यू 1 करते हो तो आपकी जो पॉइंट है वो कर्व के बिल्कुल एंड में चला जाएगा। और ऐसे ही जब आप फैक्टर की वैल्यू 0.5 करते हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट या पॉइंट है वो आपके कर्व के बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। आई होप आप समझ गए हो कि फैक्टर कैसे काम करता है। अब आगे की लॉजिक क्रिएट करते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो पॉइंट है वो कर्व लाइन के ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है या नहीं, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एडिट मोड में जाके कर्व लाइन के किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करके मूव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैं फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे हमारी जो पॉइंट है वो कर्व लाइन को फॉलो करते हुए एंड तक जा रहा है। अब मैं यहाँ पे पॉइंट की जो काउंट है उसे 1 से 10 कर देता हूँ और फिर फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज करके देखते हैं कि जो हमारे पॉइंट्स है वो कर्व के ऊपर प्रॉपर ट्रेवल कर रही है या नहीं। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं फैक्टर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी भी एक सिंगल पॉइंट ही ट्रेवल कर रहा है। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इंडेक्स नोड को ऐड करना होगा और उसके अंदर कुछ वैल्यू पास करनी होगी। तो चलो सबसे पहले मैं एक मैथ नोड ऐड कर लेता हूँ और इसमें डिवाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इंडेक्स नोड ऐड कर लेता हूँ और इंडेक्स नोड को इसके वैल्यू से कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम इंडेक्स नोड का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो पॉइंट का काउंट है वहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है, बट जो हमारी पॉइंट है जो कर्व के ऊपर ट्रेवल कर रही है सिर्फ 1 शो हो रही है। इसका कारण यह है कि जो हमारा 10 पॉइंट है
वो सब एक ही पोजीशन पे है और उसके अंदर सेम वैल्यू पास हो रही है, तो वो सब साथ के साथ ही ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हमें सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। तो जो हमारा इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर हर पॉइंट के लिए एक अलग नंबर डिसाइड होता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इंडेक्स नोड को ऐड किया, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा 1 से लेके 10 तक जो पॉइंट है उन सबको एक नंबर मिल गया है, लाइक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे डिवाइड मैथ नोड ऐड क्यों किया। ये मैंने इसलिए ऐड किया, जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करेंगे तो जो हमारे इंडेक्स से जो वैल्यू आ रही है उसमें डिवाइड होगा और जो आउटपुट हमारा निकलेगा वो फैक्टर के अंदर पास होगा और फिर उसका आउटपुट हमें पॉइंट के पोजीशन में दिखेगा। तो चलो मैं यहाँ पे जो डिवाइड की वैल्यू है उसमें मैं 10 पुट कर देता हूँ, जिससे हमारे जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा पॉइंट है वो इक्वली कर्व के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो पॉइंट का काउंट है वो टोटल 10 है। अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो हमें डिवाइड की वैल्यू भी इंक्रीज करनी होगी। अब इसको लूप करने के लिए हमें फ्रैक्शन मैथ नोड को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले मैं फ्रैक्शन मैथ नोड ऐड कर लेता हूँ और इन दोनों के बीच में ऐड कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रैक्शन नोड क्या करता है। ये क्या करता है, इसके पास जो भी वैल्यू आती है, लाइक मान लो इसके अंदर कोई वैल्यू 1.1 आ रही है, तो उस वैल्यू को ये क्या करेगा, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके वो उस वैल्यू को 1.1 ना समझ के उसको 0.1 कंसीडर करेगा। और मान लो कोई वैल्यू 2.2 आ रही है तो उसको 2.2 ना समझ के 0.2 समझेगा। तो ऐसे ही इसके पास जो भी वैल्यू रिसीव होगी उसको ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को ही कंसीडर करेगा। अब इस प्रोसेस को हमें लूप में रखने के लिए इंडेक्स नोड और डिवाइड नोड के बीच में एक और नोड ऐड करना होगा और उसकी वैल्यू लगातार चेंज करते रहना होगा, ताकि फ्रैक्शन की वैल्यू लगातार चेंज होते रहे, जिससे जो हमारा पॉइंट है वो ट्रेवल होते रहेगा और पॉइंट 0 से लेकर पॉइंट 9 तक जाएगा। उसके बाद से फिर से लूप हो जाएगा वो। तो चलो मैं इन दोनों के बीच में एक मैथ नोड ऐड कर लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहे, इसके लिए मैं सीन टाइम नोड ऐड करता हूँ और इसकी वैल्यू से कनेक्ट कर देता हूँ। अब सीन टाइम नोड क्या करेगा, जब हम अपने एनिमेशन को प्ले करेंगे तो जो टाइमलाइन पे हमारा जब एनिमेशन प्ले होना स्टार्ट करेगा उसके अंदर टाइमलाइन की जो वैल्यू है वो पास होगी और जो हमारा ऐड नोड है उसके अंदर लगातार वैल्यू पास होती रहेगी और फिर जो हमारा एनिमेशन है वो लूप में हो जाएगा। अब आप देख सकते हो जो हमारा एनिमेशन है वो लूप में चलने लगा। गाइस मुझे पता है इस प्रोसेस को विजुअलाइज करना काफी टिपिकल है, इसलिए मैं आपको गूगल शीट दिखा के ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये बैकएंड में काम कैसे कर रहा है, ताकि आप कभी भी इस टाइप के लूप एनिमेशन को क्रिएट कर सको। स्प्रेडशीट के अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम के अंदर इंडेक्स है। इंडेक्स को आप ऐसे समझो हर पॉइंट का एक आईडी है। आपको पता है कि जो हमारा पॉइंट का काउंट है वो 10 है, तो आप देख सकते हो 0 से लेके 9 तक हमारा टोटल 10 पॉइंट हो रहा है। तो इस हिसाब से हर पॉइंट को एक नंबर मिल गया। अब सेकंड कॉलम में आप देखो ऐड की वैल्यू है। थर्ड में हम डिवाइड कर रहे हैं और कॉलम डी के अंदर जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो भी वैल्यू आएगी वो आप देख सकते हो। और जो लास्ट हमारा कॉलम ई है, आप इस कॉलम के अंदर देख सकते हो कि फ्रैक्शन नोड एक्चुअली करता क्या है। आप देख सकते हो कि जो पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू है उसको ये ले रहा है। तो आपको पता है कि हमारी जो वैल्यू चेंज हो रही है लगातार वो ऐड नोड के अंदर चेंज हो रही है, जो कि हमने सीन टाइम से कनेक्ट कर रखा है। तो चलो यहाँ पे हम चेंज करके देखते हैं कि हमारा पूरा लूप एनिमेशन काम कैसे कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐड की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। देखो मैंने जब यहाँ पे ऐड की वैल्यू 1 कर रहा हूँ तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, 0.1। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसका इंडेक्स नंबर 0 है वो हमारी कर्व लाइन के 0.1 हिस्से पर दिखेगा। आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऐड की वैल्यू चेंज करते जा रहा हूँ, 0 इंडेक्स वाला जो पॉइंट है वो वैसे वैसे कर्व लाइन के ऊपर ट्रेवल करते जा रहा है। ऐसे ही और भी जितने भी हमारे पास पॉइंट है ऐसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते ही जाएंगे जैसे जैसे हम ऐड की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। गाइस मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से विजुअलाइज करके दिखा सकूं इसके बैकएंड में क्या चल रहा है। अब चलो आगे के प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अब मैं शिफ्ट ए करके इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड ऐड कर लेता हूँ और पॉइंट और ज्वाइंट ज्योमेट्री के बीच में ऐड कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने इस नोड को ऐड किया हमारे जितने भी पॉइंट थे वो अब नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस नोड का काम यह है कि जो पॉइंट डेटा था उस जगह पे कोई और ऑब्जेक्ट को एज अ इंस्टेंस ऑब्जेक्ट रिप्लेस करना।
आप देख सकते हो कि हमने अब तक कोई ऑब्जेक्ट इंस्टेंट से कनेक्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले जो मेरा ब्लड का मॉडल था उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और इसके ज्योमेट्री सॉकेट को इंस्टेंट सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने कनेक्ट किया हमारा ऑब्जेक्ट काफी बड़ा बड़ा दिखने लगा। इसका साइज छोटा करने के लिए यहाँ पे स्केल की वैल्यू एडजस्ट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो जो हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट था वो पॉइंट की जगह पे रिप्लेस हो गया और प्रॉपर लूप में चल रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी एक बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। इसको फिक्स करने के लिए सेट पोजीशन नोड ऐड करता हूँ। इस नोड के थ्रू हम इंस्टेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रेंडमाइज करेंगे। उसके लिए मैं रैंडम वैल्यू नोड को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फ्लोट से वेक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये एक वेक्टर है और फिर इसकी वैल्यू सॉकेट को ऑफसेट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कनेक्ट किया हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव हो गया। इसको फिक्स करने के लिए मैं एक वेक्टर मैथ नोड ऐड करता हूँ और जितना ऊपर की तरफ मूव हुआ है उतना ही वैल्यू मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 0.5 लिखकर सब्ट्रैक्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लड फ्लो एनिमेशन है वो बिल्कुल लाइन के सेंटर में आ गया है। अब मैं अपना मेन मॉडल अनहाइड करता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा ब्लड का पार्टिकल है वो हमारे मॉडल के आउटसाइड से जा रहा है। तो इसको सही करने के लिए मैं एक और वेक्टर मैथ नोड ऐड करता हूँ और इसको सब्ट्रैक्ट और ऑफसेट के बीच में ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इससे हम पार्टिकल के स्केल को कंट्रोल कर पाएंगे। अब आप देख सकते हो जो हमारा ब्लड का पार्टिकल फ्लो है वो बिल्कुल प्रॉपर हमारे मॉडल के अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। अब इसके पार्टिकल्स काफी कम है इसलिए मैं पॉइंट की वैल्यू 10 से 50 कर देता हूँ। अब आपको पता है कि जब हमने काउंट की वैल्यू बढ़ाई है तो हमें डिवाइड की वैल्यू भी बढ़ानी होगी, इसलिए मैं यहाँ की भी वैल्यू 50 कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो हमारे जो पार्टिकल्स है वो काफी ज्यादा डेंस हो गया है। अब देखने में सही लग रहा है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जो हमारा ब्लड पार्टिकल्स मॉडल है वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं हो रहा है जो कि बहुत ही अनरियलिस्टिक लग रहा है। इसको फिक्स करने के लिए मैं रैंडम नोड ऐड करता हूँ और इसकी वैल्यू को इंस्टेंस टू पॉइंट नोड के रोटेशन सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मैं 360 रख रहा हूँ बट आप इससे ज्यादा भी रख सकते हो। अब आप देख सकते हो जो हमारा पार्टिकल्स का रोटेशन है वो रैंडमली रोटेट हो गया है बट प्रॉब्लम ये है कि वो कंटिन्यूसली रोटेट नहीं हो रहा है। तो ये कंटिन्यूसली रोटेट हो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सीन टाइम नोड के सॉकेट को इसके मिनिमम सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो जैसे ही मैंने सीन टाइम नोड से कनेक्ट किया ये कंटिन्यूसली रोटेट होना स्टार्ट हो गया बट इसका स्पीड काफी स्लो है। मैं इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए मैं एक मैथ नोड ऐड कर रहा हूँ और इसमें मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका रोटेशन की स्पीड बढ़ती जाएगा और इसी को डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर भी ऐड कर देता हूँ ताकि इसके आगे बढ़ने की स्पीड को भी कंट्रोल किया जा सके। अब आप देख सकते हो जब मैं यहाँ की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ तो इसकी आगे बढ़ने की स्पीड मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अभी भी इसका डेंसिटी काफी कम दिख रहा है तो मैं पॉइंट के काउंट की वैल्यू 50 से 100 कर लेता हूँ और फिर डिवाइड की वैल्यू भी 100 कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो इसकी डेंसिटी काफी बढ़ गई है और देखने में काफी सही लग रहा है। गाइस अगर आप चाहते हो कि बार बार आपको इसकी वैल्यू दो जगह से कंट्रोल ना करना पड़े तो इसके लिए मैं एक इंटीजर नोड ऐड करता हूँ और इसके सॉकेट को वैल्यू के सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ और फिर इसी सेम सॉकेट से पॉइंट की काउंट के सॉकेट से कनेक्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे एक जगह 100 लिखूंगा तो ये वैल्यू दोनों जगह पुट हो जाएगी। अब मुझे बार बार दो जगह नहीं लिखना पड़ेगा। अब आप एक जगह से ही इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हो। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल के सेंटर में एक कर्व लाइन दिख रही है। इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो जो इनपुट नोड से डायरेक्ट ज्वाइन नोड को कनेक्ट है इस लाइन को आप डिस्कनेक्ट कर दो। अब आप देख सकते हो आपका बिल्कुल क्लीन एक ब्लड फ्लो एनिमेशन क्रिएट हो गया है। गाइज इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कभी भी इसको कस्टमाइज कर सकते हो। आप कर्व लाइन को कभी भी कहीं से भी मॉडिफाई कर सकते हो। गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और आपको कोई डाउट हो तो कॉमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।